हेलो एवरीवन। आज हम अपना एक और वीडियो लेके आपके सामने आए हैं और ये वीडियो मेरे हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हम सबके दिमाग में आता है कि हमें मकान कितने का लेना चाहिए। इमोशनल वर्ड है, कितने का मकान लेना चाहिए, किराए पे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, बड़ी सारी चीज़ें आती है। मैंने बड़े लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमें मकान कितने का लेना चाहिए। तो ये रूल नंबर 4 है, कॉस्ट ऑफ हाउस कहता है नॉट मोर देन 3 टाइम्स ऑफ योर फैमिली इनकम। फैमिली इनकम का मतलब सपोज कीजिए आप और आपकी वाइफ कमाते हैं या आपके फादर हैं और आप कमाते हैं। आपकी जो भी फैमिली इनकम है, या अगर आप अकेले सोल ब्रेड अर्नर हैं, इफ यू आर ए सोल ब्रेड अर्नर एंड यू आर इंडिविजुअली द 1% एट योर होम, आप अकेले कमाने वाले हैं, तो जो भी आपकी सालाना इनकम है उसके 3 गुना 3 टाइम्स। अगर आप 10 लाख रुपया कमाते हैं तो 30 लाख का मकान है। अगर 12 लाख रुपया साल का कमाते हैं तो 36 लाख तक का मकान, इंक्लूडिंग सारे खर्चे, रजिस्ट्री वगैरह, दाखिल खारिज, म्यूटेशन जो भी है सब करके 36 लाख। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी 6 लाख की सैलरी है तो 18 लाख का। अब आपको के सर आजकल 18 लाख का कोई मकान नहीं होता, तो हम कहते हैं फिर भी अगर 18 लाख का मकान नहीं होता तो फिर आप एक काम कीजिए, आप किराए के मकान में चले जाइए। लोग कहते हैं सर किराए के मकान पे जाएंगे तो किराए का मकान में किराया भी तो देना ही पड़ेगा, जितना किराया देना पड़ेगा उतने की EMI हो जाएगी, हमारा मकान बन जाएगा। हमारा यहाँ पे कहना ये है, बीइंग ए फाइनेंशियल प्लानर, एडवाइजर, आप कुछ भी हमें कह सकते हैं कि सलाह देने वाले हम लोग जो है, हम यही कहते हैं कि सर अगर निकालेंगे भी, कैलकुलेशन भी अगर आप निकालते हैं प्रॉपर्टी की, अगर किसी ने मान लीजिए 30-40 लाख का मकान बनाया, कोई फ्लैट बनाया, अगर उसको किराए पे देगा तो कितना किराया होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी को छोड़ दें, नॉर्मल सिटी में ले लें, कहीं पे भी ले लें, अगर मान लीजिए 2 BHK कोई फ्लैट है, उसका किराया कितना होगा। बत्ती पानी मिला के 10-12-15 हज़ार से ज़्यादा का किराया नहीं होगा। अब आप हिसाब लगा लीजिए, अगर 30 लाख रुपया कोई बंदा अगर बैंक में रखता है, उस साल में उसको 30 लाख के ऊपर 6-6.5% ब्याज मिलता है, तो कितना ब्याज हो गया। आराम से 30 लाख का बन जाए, 1,80,000 रुपये ब्याज बन गया, वो 2 लाख, लगभग 1,80,000 2 लाख कुछ भी ब्याज बन गया। और अगर कोई बंदा 15,000 रुपये किराए पे रह रहा है महीने के, तो 15,000 को 12 से डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, वही 1,80 के आसपास जाके बात बैठेगी। तो सर आज इंडिया में प्रॉपर्टी के जो भी हम प्रॉपर्टी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें 3 से 4% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं है। तो फिर अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो फिर हम रेंट पे चले जाएं, जो भी हमारे पैसा उसको बैंक में रखें, किसी और स्कीम में रखें, वहाँ से जो भी हमें इंटरेस्ट आए उससे हम किराया देते रहें। तो आपको जो प्रॉपर्टी लेनी है वो हमेशा जो भी आपकी अर्निंग है सालाना, आप हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों मिलकर 10-12 लाख रुपया कमाते हैं, तो 36 लाख तक का मकान आप ले सकते हैं। आप उस पर देखेंगे कि अगर आप लेते हैं अपनी इस कैलकुलेशन के हिसाब से, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। आप जितना महंगा मकान लेंगे उतनी महंगी EMI आपकी आ जाएगी, उतनी महंगी EMI आएगी तो आप कहीं और पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो इसलिए जो सबसे क्रक्स निकल के आता है बढ़िया, वो यही निकल के आता है कि वट एवर यू आर हैविंग ए एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 गुने से ज़्यादा का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 लाख कमाते हैं तो 30 लाख का, अगर आप 8 लाख कमाते हैं तो 24 लाख का, अगर सालाना आप 7 लाख कमाते हैं तो 21 लाख का। भले ही 2 BHK ले लें, छोटा ले लें, मगर उतना ही लें जो आपको आराम से अफोर्ड करे। और आप देखिएगा आपकी EMI भी बड़े आराम से निकल जाएगी और आपके बाकी खर्चे भी मीट आउट हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।